स्टेरॉयड किसी भी फॉर्म में यूज़ करना इंतहाई गलत इन एवरी एस्पेक्ट। अभी जितने भी पुरानी बॉडी बिल्डर्स हमारे ज़माने के जिनको हम देख के बड़े इन्फ्लुएंस होते थे और हम कहते थे यार ये क्या बंदा है, एक बंदा व्हील चेयर पे, एक बंदे की डेथ हो रही। तो आपकी बॉडी इस तरह की होनी चाहिए कि मुझे आपको हाइकिंग करनी है, मैं हाइकिंग करूँ, साइकिलिंग करनी है, साइकिलिंग करूँ, भागना शुरू कर दूँ। नकली डब्बे खाए, कुछ गलत डब्बे खाए, कुछ गलत सप्लीमेंट्स कंज्यूम किए, फिर आई अंडरस्टूड कि एक बहुत बड़ा गैप है। खान साहब ने हेल्थ कार्ड पकड़ा दिए, मैं कहता हूँ जिम कार्ड पकड़ा दो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सिगरेट मैं कहता हूँ, मैं सबको ये कहता हूँ जितनी ये एडिक्टिव चीज़ है ना मैंने जिंदगी में नहीं देखी। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे मेहमान मोहम्मद अब्बास साहब हैं. He is the founder and CEO of Jack Nutrition. Jack Fitness भी ये देखते हैं, Body Bricks भी ये देखते हैं. Basically fitness में बहुत सारी चीज़ें ये देखते हैं. तो पहली बात यार, thank you so much for being on the podcast. Not a problem. Thank you so much for the invitation. अच्छा यार, 12 साल की काफ़ी लंबी जर्नी और बहुत सारी हमें बातें भी ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे. लेकिन let's start with the supplement side of things. Firstly, why did you get into this business? How did you get into this business? फिटनेस का तो बहुत शुरू से शौक था, लेकिन वो जो एक स्पेसिफिक पॉइंट था जहाँ मुझे लगा कि इस चीज़ की अवेयरनेस होना ज़रूरी है, वो तब था जब मैं खुद जिम में ट्रेनिंग कर रहा था. व्हेन आई वाज 18, F11 में एक जिम होता था फिट एंड फ्लेक्स. तो वहाँ जाके मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा मुझे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, तो आपके पास कोई रिकमेंडेशन होगी, बिकॉज ही लुक गुड, उसके मसल अच्छे थे. तो मैंने कहा इससे पूछ के देखते हैं. तो उस बंदे के पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज नहीं थी. पूरे जिम में मैंने जाके सबसे क्वेश्चन पूछा, यार कोई तो होगा जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंट्स. तो देयर वाज नो वन. फिर मैं गया, मैंने जाके रिसर्च करना शुरू की. फिर मैंने जाके कुछ नकली डब्बे खाए, कुछ गलत डब्बे खाए, कुछ गलत सप्लीमेंट्स कंज्यूम किए. फिर आई अंडरस्टूड कि एक बहुत बड़ा गैप है अवेयरनेस का ऑन फिटनेस. पीपल डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर बाइंग, व्हाट्स हैपनिंग. फिर आई स्टार्ट गेटिंग इनटू इट. मैं वैसे अकाउंटेंट हूँ, उसके बाद ये अपनी फील्ड पूरी शिफ्ट की. फिर मैंने सर्टिफिकेशंस ली, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की, सप्लीमेंट्स की, और एक किस्म का गीक बन गया. मुझे याद जब मैंने शुरू किया था ना, मैं 24 घंटे बैठ के रिसर्च करता रहता था, पढ़ता रहता था. और फिर जाके मैंने रियलाइज़ किया कि जो लोग बातें कर रहे हैं और जो असल में साइंस प्रूव करता है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और कितने ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं. सो दैट इज़ वेयर जैक न्यूट्रिशन स्टार्टेड एंड दैट इज़ द विजन अंटिल टुडे के अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है और मिसकंसेप्शंस को दूर करना है, बिकॉज आई फील लाइक फिटनेस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस ऑन एनीवन्स लाइफ. तो व्हाट काइंड ऑफ मिसकंसेप्शंस आर देयर? हर किस्म के. कौन सी एक्सरसाइज करूं, कौन सप्लीमेंट्स लूं, न्यूट्रिशन क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी डाइट ठीक है, क्या कौन सी डाइट ठीक नहीं है. अब बैठे बैठे आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, ख़ासतौर पे औरतों के साथ या अब मर्दों के साथ भी, तो कैबेज सूप डाइट कि जी पूरा दिन मैंने कैबेज सूप लिया तो आई लॉस्ट 15 kgs ऑफ माई वेट. यानी इस तरह की एक्सट्रीम मेजर्स जो लोग लेते हैं और उनको लगता है कि वो ठीक हैं, विदाउट रियलाइजिंग अबाउट द इम्पैक्ट दैट इट इज़ हैविंग ऑन योर बॉडी, और उस चीज़ को फॉलो अप भी करते रहते हैं. और फिर बाद में जाके साल बाद जाके उनको एकदम से रियलाइज़ होता है कि शिट यार ये मैंने क्या किया, यू नो. ये शॉर्ट टर्मिज्म आपको लगता है इसलिए भी है क्योंकि मतलब हम अभी ये डिस्कस भी कर रहे थे पहले कि सोशल मीडिया है, क्या है, एवरीबडी वांट्स टू गेट फिट इन 90 days, इन 30 days, इन 60 days. ये अब इन द लास्ट 12 years ये ज़्यादा होता जा रहा है या यू थिंक ये ह्यूमन नेचर है. अच्छा, ये तो ह्यूमन नेचर के अंदर बात आ जाएगी ना. मुझे रिजल्ट्स जल्दी चाहिए क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है एज ह्यूमन बीइंग्स. जनरली जिसको भी आप देखोगे, उठाओगे, अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है वो कहेगा मैं 3-4 महीने में सक्सेसफुल हो जाऊं. फिर वो शॉर्ट टर्म तरीके ढूंढेगा, 2 नंबरियां ढूंढेगा कहाँ से मैं. उसी तरीके से फिटनेस के अंदर भी हमें एकदम से रिजल्ट्स चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट पेशेंट एज ह्यूमन बीइंग्स. शायद हमें पेशेंस बचपन में सिखाया जाता, या तो जो भी रीज़न है, व्हाटएवर रीज़न इट इज़, लेकिन पेशेंस का इशू है जिसकी वजह से हमें शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स हर एस्पेक्ट, हर फील्ड के अंदर चाहिए, जो कि गलत है इन दी एंड. एंड सप्लीमेंट्स की अगर बात करें स्पेसिफिकली, लेट्स स्टार्ट विद दैट एंड देन मूव ऑन टू अदर थिंग्स. सप्लीमेंट्स, डज एवरीवन नीड देम? मतलब लेट्स से एक तो बंदा है ना जो एथलीट है, या एक बंदा है जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स कर रहा है, या एक बंदा है जो प्रोफेशनली नीड्स टू लुक अ सर्टेन वे, एन एक्टर फॉर एग्जांपल, अ म्यूजिशियन में भी. लेकिन आम आवाम है, फिटनेस मेंटेन करनी एक्सेट्रा. क्या हर बंदे के लिए सप्लीमेंट्स ज़रूरी है? देखिए, सिंपल सी बात है, नहीं. ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्स हर बंदे को नहीं चाहिए. अगर आपकी न्यूट्रिशन और आपकी डाइट इन प्लेस है, you're taking your vegetables, you're having your proper meals, you're taking all your nutrients, इसके अंदर प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, मल्टीविटामिन्स, ये सब कुछ आ रहा है, फिर आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है. एक आम आदमी को
who does not train on a regular basis. जब आप ट्रेन करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, it is taxing for your body. Working out on a daily basis is taxing for your body. तो उसके लिए रिकवरी चाहिए. रिकवरी कैसे होती है? न्यूट्रिएंट से. वो खाने के थ्रू न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं या तो सप्लीमेंट्स के थ्रू न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं. तो अपनी डाइट इन प्लेस अगर आपने रखी हुई है तो आपको एक्सटेंसिवली सप्लीमेंट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है वे प्रोटीन के अलावा. अभी हमारी कॉन्वर्सेशन होती है वे प्रोटीन वाला बंदा यूज़ कर रहा है ये वो करके. तो वे प्रोटीन का असल में फ़ायदा ये होता है कि वे प्रोटीन प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है. मैं अगर वर्कआउट करूँगा, वर्कआउट करने के बाद मैं अगर मील लूँगा, इट विल टेक माई बॉडी 3 to 4 hours टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब दोज न्यूट्रिएंट्स. वो न्यूट्रिएंट्स मेरे मसल में जाएंगे, रिकवरी का प्रोसेस शुरू करेंगे. अगर मैं एक प्रोटीन पाउडर लेता हूँ, वो प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है, उसके अमीनो एसिड्स मेरे ब्लड स्ट्रीम में विद इन 30 minutes आ जाएंगे. तो रिकवरी मेरी इनहैंस हो गई. अब जो भी बंदा एक्सरसाइज करता है उसका मेन गोल ये होता है, एथलीट हुए कोई नॉर्मल बंदा भी है, उसका मेन गोल है रिकवरी को तेज़ करना, इन्हांस करना. तो सप्लीमेंट्स वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पुश दे देते हैं ताकि आपकी रिकवरी तेज़ हो जाएगी. इट्स एज सिंपल एज दैट. एंड वे प्रोटीन की जो एबिलिटी टू एक्ट फास्टर है, इस तरह देयर इज प्री वर्कआउट्स फॉर एग्जांपल, उस पर भी बहुत सारे लोग लेते हैं. अब व्हाट इज द साइंस बिहाइंड अ प्री वर्कआउट ड्रिंक? इज दैट जस्ट लाइक कैफीन टू गिव यू एनर्जी? व्हाट इज इट? व्हाट्स इनसाइड? ये बड़े मज़े की बात है. आजकल मेरा एक नया ज़िंदगी में मिशन यही चल रहा है, क्योंकि हम जब प्री वर्कआउट्स के बारे में बात करते हैं लोग नीचे बड़ा आजकल लिखे होते हैं और सिर्फ आपको वे प्रोटीन की ज़रूरत है, प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है. तो मुझे याद जब मैंने सप्लीमेंट्स बेचना शुरू किए थे आज से 12 साल पहले, या सप्लीमेंट्स के बारे में बात करना शुरू की थी, तो सब कह रहे थे वे प्रोटीन की भी ज़रूरत नहीं है, पागल हो गए, अंडे खा लो या ये कर लो या वो कर लो. अब जाके लोग प्री वर्कआउट्स के बारे में सेम बात करते हैं. तो प्री वर्कआउट्स के पीछे भी एक प्रॉपर साइंस इन्वॉल्व है. प्री वर्कआउट्स में वही अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपके प्रोटीन पाउडर में होते हैं, लेकिन हर अमीनो एसिड का अपना एक फंक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल बीटा एलेनिन एक अमीनो एसिड है जो प्रोटीन में भी होता है और वो प्री वर्कआउट में भी होता है. वो आपकी इंड्योरेंस इंप्रूव करता है, वो मसल के अंदर कार्नोसिन लेवल्स इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपकी इंड्योरेंस ज़्यादा हो जाती है. सिट्रुलिन जो कि वाटरमेलन में भी पाया जाता है, वो भी एक अमीनो एसिड है. वो क्या करता है? वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड फ्लो तेज़ होती है, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी तेज़ हो जाती है. ल्यूसीन एक और अमीनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस इंप्रूव करता है. तो जो इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं प्री वर्कआउट्स में, जो अच्छे प्री वर्कआउट्स हैं बाय द वे, तो सप्लीमेंट इंडस्ट्री में भी 2 नंबरी है. जिस तरह हर इंडस्ट्री हर बिजनेस में होती है, लोग चीपर इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, गलत चीज़ें डालते हैं जस्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट. लेकिन जो लोग अच्छे हैं, जो साइंटिफिक बेस्ड इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, उसके आपको बेनिफिट्स लाजमी मिलेंगे. लेकिन ट्रांसपेरेंसी का इशू है, डिस्क्लोजर का इशू है सप्लीमेंट इंडस्ट्री में, बिकॉज ये जो सॉलिड इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये महंगे होते हैं. फिर पीपल डोंट बाय दी सप्लीमेंट्स बिकॉज दे एक्सपेंसिव. लोगों को सस्ते सप्लीमेंट्स चाहिए, वो फिर सस्ते इंग्रेडिएंट डाल के उनको दे देते हैं, जिससे उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता. सिंपल सी बात. एंड एक्सप्लेन टू मी कि वी हैड अभी हम बात भी कर रहे थे हसान महमूद ऑन द पॉडकास्ट एंड ही डिस्कस स्टेरॉइड अब्यूज, नॉट अब्यूज एक्चुअली. ही वाज सेइंग कि अ लॉट ऑफ पीपल एथलीट्स एक्सेट्रा, अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग स्टेरॉइड्स एंड दैट इफ यूज्ड इन करेक्ट डोसेज दे आर नॉट हार्मफुल फॉर यू. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ऑफ कोर्स नॉट. आई मीन स्टेरॉइड किसी भी फॉर्म में यूज़ करना इंतहाई गलत इन एवरी एस्पेक्ट है. और उसके अंदर जब आप साइंस के अंदर जब जाना शुरू करते हैं, इफ़ यू नो अबाउट हाउ इट इम्पैक्ट्स योर बॉडी, देन यू रियलाइज कि व्हाट आर यू डूइंग. स्टेरॉइड क्या है? हॉर्मोन्स हैं जो आप अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं. हॉर्मोन्स क्या है? जो आपकी बॉडी, अल्लाह ताला ने सिस्टम ऑलरेडी बनाया हुआ है कि वो राइट क्वांटिटीज़ के अंदर बन भी रही हैं और अपना अपना काम भी पूरा कर रही हैं. मैं टेस्टोस्टेरोन एक्स्ट्रा इंजेक्ट करूँगा क्यों? ताकि मेरा मसल ज़्यादा बने ना. रिकवरी, जो मैं अभी रिकवरी की बात कर रहा हूँ, रिकवरी इन्हांस हो जाती है. स्टेरॉइड से 3 times 4 times रिकवरी इन्हांस हो जाएगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाएगी, यू विल फील बेटर. अल्फा मेल की जो फीलिंग नहीं होती है मर्दों के अंदर, वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है. मसल मेरे अच्छे लग रहे हैं, आई फील गुड, आई लुक गुड, बस इसी वजह से, और कोई रीज़न नहीं है. जो नेगेटिव्स क्या होते हैं? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन माय बॉडी? यार टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, फॉर एग्जांपल मेरे एक टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी के अंदर है, मैं इंजेक्ट करूँगा जब साइड से, तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. उस टाइम पे आपकी बॉडी को लगेगा कि मेरे अंदर एक्सटर्नली इतने ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, मैं अपनी प्रोडक्शन को रोक देता हूँ. वो अपनी प्रोडक्शन रोक देगी, तो लोगों के स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं. उसके बाद जब टेस्टोस्टेरोन यूज़ करना छोड़ते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं. फिर उसको किस तरह वापस लेकर आएंगे नेचुरली, मुझे बताएं. फिर सारे माशाल्लाह ईडी के इश्यूज़ लेके घूम रहे हैं, फिर बच्चे पैदा कर नहीं सकते, उसकी सलाहियत लूज़ कर जाते हैं. फिर साइकोलॉजिकली जितना डैमेजिंग होना शुरू हो जाता है, उसके अलग नुकसानात हैं.
तो ये शॉर्ट टर्म है ना, जिस तरह अभी शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म गेन्स चाहिए, फायदे चाहिए. मैं जाऊँ किसी पार्टी के अंदर या दोस्तों के पास जाके बैठता हूँ और मेरी लोग तारीफें करें अबाउट हाउ आई लुक, इस I feel like that's very stupid. The concept, the idea is very stupid. Even bodybuilding, मैंने तो बॉडी बिल्डर्स को देख के ही फिटनेस इंडस्ट्री में है ना. And can you be like a world class bodybuilder? Of course not. No, you can't. Without steroids? No, of course not. तो क्यों नहीं बनती, वो तो हो ही नहीं सकता. जो एक नेचुरल बंदा है वो एक नॉर्मल अच्छी फिजिक डेवलप कर सकता है, जो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर एथलीट्स, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जिनको देख के हम कहते हैं मैंने ऐसी बॉडी बनानी है, वो आप बॉडी नहीं बना सकते, वो सब स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं. मतलब Arnold Schwarzenegger cannot be achieved without Of course steroids. not just steroids. इतने ज्यादा स्टेरॉइड्स कि आपकी सोच से बाहर है. The quantities that they're injecting in their body is dangerous. अभी जितने भी पुराने बॉडी बिल्डर्स हमारे ज़माने के, जिनको हम देख के बड़े इन्फ्लुएंस होते थे और हम कहते थे यार ये क्या बंदा है, एक बंदा व्हील चेयर पे, एक बंदे की डेथ हो रही है. 25 साल का बॉडी बिल्डर IFBB प्रो है, किचन में खाना बनाते बनाते उधर ही गिर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है उसको. क्यों हार्ट अटैक हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? Isn't fitness about being healthy to begin with? That's what I was going to ask. So if you're ripped, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा कॉमन होता है, एक बंदा होगा, you'd be big, bulky, whatever. But हसान ने भी ये बात की थी, जनरली मैंने ये बात नोटिस की है कि are they fit? I mean, and what is exactly fit? Is fitness having good cardiovascular? Is fitness having defined muscles? And how do you know कि आपकी हेल्थ अंदर से कैसी है, राइट? आप बॉडी तो बना लेंगे, लेकिन डज दैट नेसेसरली मीन यू हैव अ हेल्थी व्हाटएवर बॉडी? सो व्हाट इज फिटनेस? पहला क्वेश्चन ये था. इट्स माइंड, बॉडी एंड सोल, ऑल 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इट. तीनों एस्पेक्ट्स जब आप कवर कर रहे हैं तो आप एक फिट इंसान है. माइंड, योर साइकोलॉजिकल हेल्थ. आजकल सब डिप्रेशन में है. मैं अकेला कमरे में जब जाके रात को बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में इतनी थॉट्स चल रही होती हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रही होती, और मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मेरे हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती है. उस थॉट पैटर्न को रोकने के लिए मैं डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दूंगा. कुछ लोग अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं, कुछ ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ हर कोई अपनी एक चीज़ के अंदर, हाँ, अपनी वाइस के अंदर पड़ा हुआ है और इन्वॉल्व है. ठीक है ना. तो माइंड सबका ठीक है ही नहीं. सुबह उठ के कम लोग हैं जो अच्छा फील करते होंगे, उनके एनर्जी लेवल्स अच्छे होते होंगे, वो क्लियर सोच नहीं सकते हैं, एक चीज़ के ऊपर फोकस कर नहीं सकते हैं. तो माइंड का जो एस्पेक्ट है वो तो मुझे तो लगता है कि 99% लोग जो है ना उस चीज़ के अंदर फेल कर रहे हैं आजकल. ठीक है. अब उसके एक प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं. वो प्रोटोकॉल्स के ऊपर हम बात करते हैं अभी बाद में भी. सोल, कि हाउ डू यू फील स्पिरिचुअली, आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन किस तरह का है, या व्हाटएवर यू बिलीव इन, उसके अंदर आपका कनेक्शन किस तरह का है. हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ इंटरनली, स्पिरिचुअली, वो एक अलग कौन. फिर बॉडी के ऊपर आ जाएं कि कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिसके ऊपर आपकी बॉडी एक हेल्दी बॉडी के ऊपर आ जाएगी. आपकी वर्कआउट रेजिमेंट किस तरह की है, आपकी डाइट किस तरह की है, आपके स्लीप के पैटर्न्स किस तरह के हैं, आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है कि नहीं है, आपकी मूवमेंट किन पैटर्न्स के अंदर हो रही है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. खाली बॉडी बिल्डिंग में जाए करूँगा, मसल बनाऊँगा, तो मुझे कोई यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल कहे ना कि यार ये स्ट्रेच करके वो चीज़ उठा लो, तो मैं स्ट्रेच करते मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि मोबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इंजरीज आना शुरू हो जाएंगे. और फिर आगे जाके वंस यू स्टार्ट टू एज, तो फिर आप मूवमेंट आपकी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होना शुरू हो जाती है. तो आपकी बॉडी इस तरह की होनी चाहिए कि मुझे आपको हाइकिंग करनी है, मैं हाइकिंग करूँ, साइकिलिंग करनी है, साइकिलिंग करूँ, भागना शुरू कर दूँ, वेट उठाऊँ, वेट उठा लूँ, सब कुछ कर सकूँ ना. वो एक फिटनेस के अंदर आ जाए. तो ये 3 एस्पेक्ट्स वंस यू स्टार्ट कवरिंग, स्टार्ट एजुकेटिंग योरसेल्फ ऑन दीज 3 एस्पेक्ट्स एंड स्टार्ट वर्किंग एंड नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट प्रोटोकॉल्स दैट यू नीड टू फॉलो, देन यू कैन मे बी come close to having a good life and a healthy life. Good and a healthy life. Yes. There's I know the feeling. मतलब I don't go to the gym, but when you go, you play sports, you go to the gym, एक dopamine high मिलता है, right? I don't know what that is, and a lot of people talk about it, right? And especially people who are obsessed with the gym, there is a feeling of happiness they get. I was watching a podcast about how weight loss and these things are not related to gymming. उस पे मैं आता हूँ, certain questions related to that. But in this particular case, can you explain, or have you read anything about why we feel so good when we exercise, and what is the human body experiencing? तो डोपामिन की आपने बात की. डोपामिन फील गुड हार्मोन है. डोपामिन इज दैट हार्मोन
which makes you want to come to work and achieve what you want to achieve. आप रोज़ I'm sure आते हैं काम पे, आपके पास 100 मसले मसाइल होते हैं, लेकिन मोटिवेशन लेवल कहाँ से आएगा? डोपामिन इज़ दैट थिंग जो आपके अंदर मोटिवेशन डालता है टू वर्क, टू अचीव योर गोल्स इन योर लाइफ. इट मेक्स यू फील गुड एज वेल. और हम सारे उसके पीछे भाग रहे हैं. ठीक है, डोपामिन की एक्सेस बॉडी के अंदर भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छे एलिवेटेड लेवल्स ऑफ डोपामिन is very important for a human being. Dopamine is good and it also could be bad. लेकिन हमने इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना होता है बॉडी के अंदर. जब आप सिगरेट पीते हैं डोपामिन रिलीज होता है, कुछ ड्रग्स डोपामिन रिलीज करते हैं, एक्सरसाइज डोपामिन रिलीज करती है. सुबह सुबह उठ के मैं कोल्ड शावर की बहुत ज़्यादा बात करता हूँ. अच्छा. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. तो कोल्ड शावर इज समथिंग जो हर बंदे को अपने प्रोटोकॉल के अंदर लाजमी डालना चाहिए. दो चीज़ें विच हैज़ चेंज माई लाइफ बाय द वे ओवरऑल. एक, सुबह उठते साथ सनलाइट फॉर 10 to 15 मिनट्स. सनलाइट ज़रूरी नहीं है कि मैंने डायरेक्ट सूरज की तरफ देखना है, लेकिन 10 बजे से पहले जो सन होता है ना सुबह का, वो लेना ज़रूरी है. क्यों? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, हम जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो हम लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं अक्सर, है ना, और हमारा पहला स्टेप होता है हम फ़ोन और सोशल मीडिया की तरफ लग जाते हैं. वो लाइट हमें नहीं चाहिए. सुबह सुबह उठते साथ ही आप जब सनलाइट में जाएंगे तो आपकी बॉडी का कोर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आप की बॉडी को समझ ले एक किस्म का सिग्नल मिलता है, नाउ इट्स टाइम टू वेक अप एंड फेस द डे. और वो आपका सर्केडियन क्लॉक भी सेट कर देता है कि अगले दिन अगर मैंने 9 बजे सन लिया है ना, तो रात को 10 बजे या 11 बजे मुझे नींद आ जाएगी, ताकि मेरे नींद का पैटर्न भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा. तो आपकी स्लीप बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपकी सर्केडियन क्लॉक बेहतर होना शुरू हो जाएगी. और सुबह सुबह अगर आपको वो फीलिंग आती है ना लेथार्जिक होने की, एनर्जी लेवल्स कम है, तो आपकी बॉडी को एकदम से साइन जाता है, नाउ इट्स टाइम टू वेक अप. आप उठ के अपने काम भी सही तरीके से कर सकेंगे. ठीक है, तो मैं सुबह उठता हूँ, अपना प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले रहा होता हूँ, और साथ साथ मैं सनलाइट में तकरीबन 10 मिनट्स बैठता हूँ. ठीक है. फिर उसके बाद वर्कआउट किया, अनदर साइन टू योर बॉडी इज टाइम टू वेक अप. ठीक है ना, हार्मोन्स, कोर्टिसोल, फिर डोपामिन मेकिंग मी फील गुड. आई एम डन विद माई वर्कआउट. वर्कआउट के बाद जाके देन आई टेक कोल्ड शावर. Why? कोल्ड शावर वो भी एक्सपोजर टू कोल्ड फॉर 10 to 15 मिनट्स अ वीक विल इन्हांस डोपामिन. अब मैं जब कोल्ड शावर लूँगा ना 2 मिनट का फॉर एग्जाम्पल, और कोल्ड शावर में जाके नहीं करना, ब्रीदिंग पैटर्न को अपने नॉर्मल रखना है. ठीक है, नॉर्मल रख के अगर मैं 2 मिनट एक्सपोजर देता हूँ कोल्ड वाटर को, तो स्टडीज हैव शोन कि आपके डोपामिन लेवल एलिवेटेड रहता है फॉर 2 to 3 आवर्स. 3 घंटे के लिए डोपामिन लेवल एलिवेटेड रहता है. ड्रग्स जो डोपामिन लेवल को हाई करते हैं, एक्सटेसी, MDMA, ये जो भी है कोकेन, वो 15 मिनट ही हाई करते हैं, ठक ऊपर और ठक ड्रॉप. सो इमेजिन अ कोल्ड शावर कैन कीप योर डोपामिन लेवल्स हाई फॉर 2 to 3 आवर्स. तो यू फील सो गुड, और आपकी एनर्जी लेवल एकदम से एलिवेटेड हो. ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई है ना, सनलाइट, वर्कआउट इन द मॉर्निंग और कोल्ड शावर, स्टार्ट डूइंग दैट योरसेल्फ एज वेल एंड यू विल सी द डिफरेंस दैट यू हैव. And why work out in the morning? मतलब specifically what is the same benefit? reason as sunlight, because it's giving signal to your body that it's time to wake up. क्योंकि मैं एक एक्सटेंसिव मूवमेंट के अंदर अपनी बॉडी को इन्वॉल्व कर रहा हूँ. तो जब मैं वेट उठा रहा हूँ या कार्डियो कर रहा हूँ, तो नाउ माई बॉडी नोज कि मैं तो मूव अराउंड कर रहा हूँ, और क्या नाम है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली कोर्टिसोल, एड्रेनलिन, ये सारे हार्मोन्स बॉडी के हाई होना शुरू हो जाते हैं. देन योर बॉडी नोज कि इट्स टाइम टू वेक अप एंड डील विद द डे. तो इसलिए मैं हमेशा सुबह कहता हूँ, रात के टाइम नहीं होना चाहिए. Makes sense. चलें, that's interesting. I'll try it myself as well. अच्छा, let's move towards weight loss. ठीक है, this is something that a lot of people have a lot of questions in. मैं आपको पहले भी कह रहा था, I was watching this podcast recently where this gentleman was talking about how lifting weights may not necessarily be as effective. Basically, he was saying that diet is everything when it comes to weight loss. What is your opinion? If I go to the gym and I don't do cardiovascular, so I'm not doing, I'm just lifting weights, can I lose weight that way? What is the most effective way to lose weight, and what is the healthiest way to lose weight? अच्छा, वेट लॉस तो हो जाता है ना. वेट लॉस तो मैं किसी बंदे को उठा के जेल में डाल दूं और बंद कर दूं, खाना ना दूं, तो उसका भी वेट लॉस हो जाएगा. लेकिन उसको उस चीज़ का फ़ायदा है कि नहीं है? नहीं है. उस चीज़ का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है. वेट लॉस करना क्यों है? सिर्फ अच्छी पैंट पूरी आ जाए वही बात है. सिर्फ उसलिए करना है कि जनरली कि यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, एनर्जी लेवल्स आपके बेहतर हैं कि नहीं है, उसलिए करना है. तो मेरा ये हर एक को एडवाइस होती है कि वेट लॉस आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू बी हेल्दी, ताकि क्रॉनिक डिजीजेस कोई ना आए, मेंटल इश्यूज कोई ना आए. क्रॉनिक डिजीज के अंदर सब कुछ आ जाएगा. कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, आपकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जितने भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं जो आपको लिमिट करते हैं टू मूव अराउंड, टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, वो क्रॉनिक डिजीज के अंदर आ जाते हैं. ठीक है.
तो वेट लॉस इसलिए करना है ताकि क्रॉनिक डिजीजेस ना हो मुझे, ये बात है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बाय द वे इज द बेस्ट वे टू लूज वेट वन एंड टू लिव अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। अच्छा, आपकी बोन की डेंसिटी आफ्टर द एज ऑफ 50, 30, 40 ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। बोन भी एक लिविंग टिश्यू है, उसकी मैंने डेंसिटी सुना था ड्रॉप 30 के बाद एवरी ईयर यू लूज हाँ, बोन डेंसिटी कम होना शुरू हो क्यों? जाएगी, मसल लॉस भी होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एज कर रहे हैं, चीज़ें आपकी वीक होना शुरू हो जाती हैं, वेयर एंड टेयर है, हर चीज़ की वजह से डेंसिटी भी और मसल भी लूज हो रहा है। और हम खास तौर पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे ना। जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते हैं तो अगर मैं लेग की मूवमेंट करता हूँ या सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरा मसल यूज़ होगा मुझे उठाने के लिए ऊपर, ठीक है। अगर मेरी बॉडी के ऊपर मसल कम है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली आपके बोन्स के ऊपर ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बोन का वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो जाता है, डेंसिटी उसकी ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एंड मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी बेसिकली बोन की डेंसिटी भी इंप्रूव करती है और साथ साथ मसल की हाइपरट्रॉफी भी करती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द बेस्ट वे टू लूज वेट, पहली तो बात ये। अच्छा, so if for example someone is going for a run every day or I don't know जो भी ये CrossFit and not CrossFit वो क्या is basically without weight training जो आपकी insanity भी एक ज़माने में एक चीज़ होती थी, things related to more cardiovascular, they're not better for losing weight than you know I don't know going to the gym lifting weight. A combination of everything. तो कार्डियोवैस्कुलर एक सेपरेट एस्पेक्ट है, वो तो आपने करना ही करना है। अच्छा, वो कहते हैं कि zone 2 कार्डियो ऑफ 120 to 150 minutes per week is really important. Zone 2 cardio. What does that mean? Zone 2 cardio is where your heart rate is above 132. okay, वो जोन 2 कार्डियो के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो जोन 2 कार्डियो 120 to 150 minutes every week is important, not just for your cardiovascular health, also for your psychological health. तो कार्डियोवैस्कुलर जो मूवमेंट्स होती हैं या कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी शो करती हैं कि आपकी जो कॉग्निशन है वो उसको इम्प्रूव करती हैं, कॉग्निशन को आपकी इम्प्रूव करती हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज। तो हमेशा सिनर्जिस्टिक अप्रोच रखना ज़रूरी है। जो भी आपका ट्रेनिंग का प्रोटोकॉल होता है उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर मूवमेंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बैलेंस ट्रेनिंग, स्टेबिलिटी ट्रेनिंग, ये सब कुछ इन्वॉल्व होनी चाहिए। मैं एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर फोकस करूंगा तो वो गलत है। हर चीज़, हर काइंड ऑफ ट्रेनिंग शुड बी इन्वॉल्व इन योर प्रोटोकॉल ऑफ ट्रेनिंग। एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना, वो गलत है। एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग और ये जिस तरह हम डिफरेंट रिजीम्स की बात कर रहे थे, एक और फिर कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है कि हाउ मेनी टाइम्स वीक शुड आई ट्रेन, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, एंड देन फिर सवाल ये आ जाता है एंड में मोस्ट पीपल विल रिस्पॉन्ड विथ व्हाट्स योर गोल। सो इफ योर गोल इज जस्ट टू लिव अ हेल्थी, you know, you don't need to less aesthetically pleasing body ho and a healthy lifestyle, 3 times 4 times, what's a good amount to work out a week and what sort of workout should we be doing? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है ना, जो फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसको कहते हैं आप, वो 3 to 4 times a week is more than enough. ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज आप 4 से 5 दफ़ा करना चाहें, 3 दफ़ा करना चाहें, जो आपका गोल जो मैंने पहले बताया था 120 से 150 मिनट वाला जो गोल है वो मैंने पूरा करना है बेसिकली। तो वो आप 3 दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। हर बंदे का अपना एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है कि यार आज मंडे वाले दिन मैं लेग वर्कआउट करूंगा, अगला दिन मेरा कार्डियोवैस्कुलर का है, लेकिन मैं और भी चीज़ें उसके अंदर कवर कर लूंगा, जिस तरह फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग है या मोबिलिटी ट्रेनिंग है या नेक की ट्रेनिंग है या कोर की ट्रेनिंग है। फिर मैं अपने और मसल ग्रुप्स को कवर करना शुरू कर दूंगा। ये एक पूरा प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन बेसिकली ऑल इन ऑल बॉटम लाइन ये है कि अगर कोई बंदा आपको कहता है कि यार वेट लॉस करना है तो बस तुम जॉगिंग करना शुरू कर दो या रनिंग करना शुरू कर दो और वेट ना उठाओ, ये गलत है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बार बार रिपीट करूंगा, उसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। यानी रिसर्च ने बार बार ये बात प्रूव की है कि डायबिटीज़ में, क्रॉनिक डिजीज़ में, वेट लॉस में, कॉग्निशन में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विल हेल्प यू अलॉट विद एवरीथिंग इन योर लाइफ, इवन एंटी एजिंग में। फिर साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर की अपनी इम्पोर्टेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी ट्रेनिंग की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो सब चीज़ों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। स्मार्ट चीज़ ये है कि मैं सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर लूँ अपने ट्रेनिंग प्रोटोकॉल के अंदर। दैट्स द स्मार्ट थिंग टू डू, दैट्स इट। एक चीज़ पे फोकस नहीं करना, दैट्स डम, डोंट डू दैट। अच्छा, लेट्स मूव अ लिटिल बिट टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरियल साइड जो आपकी है। यार आप जैक न्यूट्रिशन अब इंपोर्ट करते हैं ना, a lot of the products that you have or all of the products that Supplements, you have, yes. supplements जो आपके हैं, ठीक है। Why can't we make them here? I mean, बन सकते हैं, अब बनना शुरू भी हो गए हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में भी एक डिफरेंट
साइड है ना, कैटेगरीज है। बिल्कुल। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की अलग कैटेगरी है, फिर विटामिन और मिनरल्स की अलग कैटेगरी है। तो हमारी जो कैटेगरी आती है, जो जैक न्यूट्रिशन जिसके अंदर, जिस नीश के अंदर काम करता है, वो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की है। उसके अंदर जो प्रोटीन पाउडर्स हैं ख़ास तौर पे, वो पाकिस्तान में नहीं बन सकते, बिकॉज एक भी ऐसा प्लांट नहीं है जो वे लिक्विड को फिल्टर करके स्प्रे ड्राई से उसको डेवलप कर सके। वो प्लांट लगाने के लिए जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट चाहिए और बहुत सारी और बहुत चीज़ें, HR चाहिए, है काफ़ी कॉस्ट है, लेकिन HR भी चाहिए, और स्मार्ट तरीके से कौन करेगा, दिमाग किसका है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी सोच भी नहीं रहा करने का, और लोग मतलब आपने कभी सोचा है कि मैं खुद प्रोड्यूस करूं? इंशाल्लाह अल्लाह करे इन द फ्यूचर ऐसा कुछ ना कुछ हो, बिकॉज डिमांड तो है ही है। तो विल थिंक अबाउट इट, विल सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, वो बात की बात है। लेकिन ये है कि होना चाहिए, और इसकी डिमांड भी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि मैं तो जाके कुछ मिनिस्ट्री से मुलाकात भी की, मीटिंग्स भी की हैं, उनको बताया भी है किस तरीके से हमें फ़िटनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए। खान साहब ने हेल्थ कार्ड पकड़ा दिए, मैं कहता हूँ जिम कार्ड पकड़ा दो। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप क्यों कहते हो कि मैं बीमार हूँगा तो मैं उसके ऊपर, पाकिस्तानी है, सिटीजन्स हैं, ये बंदा बीमार होता है, उसके ऊपर मैं पैसे लगाऊंगा ना, वो पैसे गवर्नमेंट की जेब से जाएंगे जो इनके पास नहीं है। तो मैं थोड़े कम पैसे लगा के इन सबको हेल्दी क्यों ना कर दूं, ताकि बाद में जाके मुझे इन पे पैसे ना लगाना पड़े। ये कोई क्यों नहीं सोचता है, पहली बात तो ये है। एंड दिस इज एन इशू, आई थिंक, मतलब वर्ल्ड वाइड ये बड़ा मसला है ना, कि आप प्रिवेंटिव कॉज की तरफ जाते नहीं हो, एज इन प्रिवेंटिव मेथोडोलॉजीज की तरफ जाते नहीं हो, इट्स जस्ट रिएक्शनरी, मतलब क्योर करना है। तो अब क्योर में ज़्यादा पैसे लगते हैं, जाहिर है, बजट है ना, हेल्थ का बजट होगा गवर्नमेंट का ना, बिल्कुल। तो वो बजट कितना रिड्यूस हो सकता है। और सोचे जब सारे फिटनेस को फॉलो करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मोटिवेशन बेहतर, उनकी कॉग्निशन बेहतर, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर, कंपनीज की परफॉर्मेंस बेहतर, यू विल एंड अप मेकिंग मोर मनी एज वेल, यू विल एंड अप सेविंग कॉस्ट टू। बट वेरी फ्यू पीपल आर फुली एजुकेटेड एज टू हाउ यू कैन रन दिस बॉडी दैट गॉड हैज गिवन यू। वी डोंट इवन नो। अपनी गाड़ी लेके मुझे पता है उस गाड़ी के अंदर तेल कौन सा डालना है, मैं हाई ऑक्टेन ही डालूंगा, टायर के अंदर हवा 32 ही होनी चाहिए, ठीक है ना, इंजन में ये वाला, सब कुछ पता है गाड़ी के बारे में। लेकिन जो अल्लाह ताला ने बॉडी दे दी, पता ही नहीं उसके साथ क्या करना है, ना कोई सोचता है। और 32, 35, 34 में जाके डायबिटीज हो गया है, ओह शिट, ब्लड प्रेशर हो गया है, ओए मुझे तो हार्ट डिजीज हो गई है, और हमें पहले से पता है कि ये होना है, और हम पहले से तैयार करके बैठे होते हैं, हाँ मैं बीमार हो सा तो की हो सी। ओ भाई, यू कैन प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग if you follow a good and healthy lifestyle, if you know exactly what to do with the body that Allah has given you. लेकिन we don't know, nobody cares. अच्छा, टेल मी समथिंग, जिस तरह हमने अभी बात की कि गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन नहीं कर रहा, एक्सेट्रा, इस तरह चीज़ें, फिटनेस लैंडस्केप भी तो बहुत बदला है ना इन द लास्ट 10 to 12 years, स्पेशली पाकिस्तान में। जब आपने शुरू किया था उस टाइम जिम तो एक बहुत आफ्टर थाट, इनफैक्ट एक्चुअली उस ज़माने में ट्रेनर्स भी पता नहीं सही तरह होते थे, आपको ही बेहतर पता होगा। बहुत ज़्यादा ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है। हाउ क्विकली इज़ इट ग्रोइंग? इसमें अब बहुत सारे लोग आ गए हैं, इज़ इट गेटिंग सैचुरेटेड? अब तो जिस तरह आपने जिम शुरू किया, हर जगह जिम्स खुल रहे हैं, हाउ डू यू डिफरेंशिएट इन दिस रेड ओशन? होगी ना थोड़ी सी, हर जगह एक कंपटीशन सी बनती जा रही है। डू यू थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग, एंड डू यू थिंक इट विल कंटिन्यू टू कीप ग्रोइंग लाइक दिस? देखिए, फिटनेस और वेलनेस की इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया में, और वो ग्रो कर लिया। वेलनेस की इंडस्ट्री तो पता नहीं 2 या 3 ट्रिलियन डॉलर की है ना, मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था रिसेंटली किसी चीज़ की वजह से। पाकिस्तान के अंदर जाके ग्रो करना शुरू किया, पूरी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है ना। आप बाहर जाएंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि लोग अब इस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, जगह जगह आपको हेल्थ स्टोर, ऑर्गेनिक स्टोर्स, हेल्दी रेस्टोरेंट्स, जिम्स, ट्रेनर्स। एक नॉर्मल बंदे से भी कॉन्वर्सेशन करोगे तो उसको भी पता है यार सप्लीमेंट किस तरह लेने हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है। पाकिस्तान के अंदर नहीं है ना, पाकिस्तान में हर चीज़ एंड में आती है, ऐसे है ना, उसी तरह फिटनेस भी एंड में आई। तो अब जाके रिसेंटली लोग ग्रो करना यहाँ पे शुरू की है, अभी कोई सैचुरेटेड नहीं हुई। जिम ज़्यादा बन गए, मैं कह रहा हूँ और ज़्यादा बने, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ और ज़्यादा लोग जिम में जाएं। मैं अपने बिजनेस के एस्पेक्ट से नहीं सोच रहा हूँ, मैं जनरली सोच रहा हूँ, बिकॉज पीपल शुड बी हेल्दी। उनको पता नहीं है, वो रियलाइज़ नहीं करते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ेगा।
तो और अवाम हमारी कितनी ज़्यादा है माशाल्लाह, 23 मिलियन 230 मिलियन, yeah, close to हाँ 230 million. 230 मिलियन लोग हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो जितने जिम खुले उतना ही अच्छा है और उतनी ही इंडस्ट्री ग्रो करती जाएगी और करती रहेगी. आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन विद पाकिस्तान इन द फ्यूचर, जो हमारी माशाल्लाह इकोनॉमिक सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है, लेकिन अगर चीज़ें ठीक चलें तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान के लिए पैसा जनरेट कर सकती है, एक्सपोर्ट्स कर सकती है. लेकिन अगर राइट लोग इस इंडस्ट्री में आए, मैं तो कहता हूँ कि फिटनेस की आप एक वो भी बनाएं, जिस तरह इदारा वो बनाएं, बिल्कुल बाकायदा फिटनेस का भी होना चाहिए ना. रेलवे का है तो इसका है, तो हर चीज का है, स्पोर्ट्स का है, हम हर चीज को देते हैं. तो फिटनेस का एक प्रॉपर आपकी एक होनी चाहिए और उसके अंदर लोग प्रॉपर बैठे हों जो इस चीज़ को प्रमोट करें, प्रिवेंशन पे बात करें, किस तरीके से बजट सेव करने हेल्थ सेक्टर के ऊपर, उसके ऊपर बात करें और किस तरीके से फिटनेस को प्रमोट करना है उसके ऊपर बात होनी चाहिए. बिल्कुल. एंड आई थिंक मतलब मुश्किल है कंसीडरिंग करंट सर्कमस्टेंसेस, लेकिन अल्लाह करे कि हम ये थोड़ी लॉन्ग शॉट है अल्लाह करे कर लें. लेकिन मैं ये कह रहा था कि एज एन एंटरप्रेन्योर, हम अभी बात भी कर रहे थे, पाकिस्तान में मतलब एक बड़ी ट्रिकी विकेट होती है जिसपे बैटिंग करनी पड़ती है. हर रोज़ एक नया प्रॉब्लम यू हैव टू फेस, एक नई चीज़ जो पहले नहीं थी इशू, अब इशू होती है. आपको तो माशाल्लाह 12 साल का करियर, वो भी इन ए न्यू इंडस्ट्री, राइट, नेसेंट इंडस्ट्री. What are the characteristics or traits you think an entrepreneur here, पाकिस्तान में, लोकल को ज़रूरी है? मैं कभी ना इस बात पे सही हंसता हूँ कि पाकिस्तान में बिजनेसमैन जो होता है ना, वो मुझे लगता है इंसान नहीं होता, उसको पता नहीं कोई डिफरेंट ही जिगरा होता होगा, डिफरेंट ही दिमाग होता होगा, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए ना. अच्छा, मेरा जो इसके ऊपर एक फ़नी सी स्टोरी भी है. जो मेरा अकाउंटेंट है, CFO जो है जैक न्यूट्रिशन का ना, तो मुझे जब भी कॉल करता था ना तो एक बुरी न्यूज़ सुनाता था ना. अकाउंटेंट साहब को हमेशा बुरी न्यूज़ देता है, तो जब भी कॉल करता था ना एक बुरी न्यूज़ है, जब भी कॉल करता है बुरी न्यूज़. मैंने कहा यार ये बंदा जब भी मुझे कॉल करता है ना, उसका नाम मैंने उमैर सेव किया, जब भी कॉल करता बुरी, मैंने उसके सामने रेड हार्ट बना लिया. मैंने कहा मैं मैनिफेस्ट करूंगा कि जब भी कॉल करेगा ना ये अच्छी न्यूज़ आएगी. तो उसके बाद इट डिड मेक अ डिफरेंस. तो हम इस तरह की पागलों वाली हरकतें करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू स्टे सेन. समझ आ रही है? हर रोज़ सुबह जाना है और इतनी ज़्यादा एक आर्मी है जो बुलेट्स लेके आपकी तरफ फायर कर रही है और आपने बस खड़े रहना है और आपने अपने आप को ग्रो करते रहना है एज ए ह्यूमन बीइंग, और आपने वो चेहरा बना के रखना है कि किसी को लगे ही ना कि ये बंदा कंफ्यूज्ड है. एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन की सब बात करते हैं, उनको अप्रिसिएशन मिलती है, उनको कार्ड्स मिलते हैं, उनको सैलरी मिलती है, उनको ये मिलती है. हमारा वो पॉइंट आ गया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता पैसे आ रहे नहीं आ रहे, हमारा ये पॉइंट. और हमें कौन अप्रिशिएट करता है? कंपनी में से भी कोई सोचता नहीं है कि यार जो बेचारा है जिसने सारी चीज़ें, सारा पैसा, हर चीज़ इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके बारे में कौन सोचे? कोई नहीं सोचा. तो आपने अपने बारे में खुद ही सोचना है, अपने आप खुद ही सेन रखना है, खुद ही अपना एक माइंडसेट इतना स्ट्रांग डेवलप कर लेना है कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, यू विल स्टैंड देयर, यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम एंड यू विल थ्राइव एंड यू विल मूव ऑन एंड यू विल थिंक ऑफ द नेक्स्ट मूव बिफोर एनीवन एल्स थिंक्स. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन डूइंग थ्रू आउट माई लाइफ. ड्रैप आ गया, रेगुलेशंस आ गई सप्लीमेंट्स के ऊपर, हमारा बिजनेस बंद होने पे आ गया, बस ख़त्म हो गया था सब कुछ, सब ख़त्म हो गया था. कितने इंस्टेंसेस इस तरह के आए हैं कि सब ख़त्म हो गया था, लेकिन वहाँ से भी सेव किया, उन रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी डील किया, सब कुछ रजिस्ट्रेशंस भी कराई, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क था फॉर अ कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी, टू गो अब्रॉड एंड टेल देम यार एक मुझे जो है ना पाकिस्तान में तुम्हारा ब्रांड रजिस्टर कराना है, मैंने इंपोर्ट करना है, तो तुम मुझे इतनी लंबी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की दे दो और उसको एम्बेसी से भी अटैच करा लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो. उन्होंने कहा यार तू है कौन भाई? मैं तो ये क्यों दूँ? मैं इंडिया जाता हूँ, वहाँ पे मेरा इतना बिजनेस है, मैं चाइना जाता हूँ, इतना बिजनेस है, मैं पागल हूँ तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन कराऊँ? बाहर में जाओ भाई, सीधी सी बात है. उनको कन्विंस किया पिछले 6-7 साल में, फिर यहाँ के इनके लांजे सॉल्व किए, उसको सॉल्व करके सारा कुछ रेगुलेट किया, फिर उसके बाद जाके पाकिस्तान के पैसे ही नहीं इम्पोर्ट करने के लिए. हाँ, ये एक नया तो फिर हमारा तो जो बिजनेस है वो है ही इम्पोर्ट बेस्ड. तो अब एक और इतना बड़ा मसला और पहाड़ मेरे सामने खड़ा है. अब मैंने इसमें से भी निकलना है, क्योंकि वो क्विटिंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना. तो अब नया सोचना है कि क्या करेंगे. और मैं किसी से यही डिस्कस कर रहा था रिसेंटली कि जो मेंटल फोर्टिट्यूड होती है ना, पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा टेस्ट किया जाता है देन अदर मार्केट्स, लेकिन जनरली वेदर दैट्स एन एथलीट, वेदर दैट्स समवन में बॉडी बिल्डर हो, एंटरप्रेन्योर हो, जो भी हो, द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द फोर्टिट्यूड टू कीप गोइंग. आपको एट अ यंग एज अंदाज़ा था कि यू वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, या वाज दिस समथिंग जिसके आपने एक गैप आइडेंटिफाई की और बोला कि यार पता है मैं ये कर सकता हूँ, और गिव अप ड्रैप वाले टाइम, उससे पहले, उसके बाद, अभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कितने ज़्यादा, तो व्हाई डोंट यू गिव अप?
यार पता नहीं ये मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैंने रेड लॉ बुक्स एज वेल. अब अल्लाह जानता है कि कहाँ से वो एक फाइट इंटरनल आती है, वो कोई बचपन के ट्रॉमास होंगे अल्लाह जानता है जिनसे कुछ फटने वाले वो नहीं होता कि नहीं छोड़ूंगा जो हो जाए. अल्लाह जानता है कहाँ से जाके वो ट्रिगर किया होगा. क्योंकि बचपन में फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा जाता था कि ओ ये यूजलेस बच्चा है, ये कुछ नहीं कर सकता. तो शायद उस के अंदर वो एक वो निकला है ना कि मैंने बस फाइट मैं अपने आप को प्रूव करूंगा. शायद प्रूव करने के चक्करों में इतना कुछ कर दिया, अल्लाह जानता है. लेकिन फिर अब जाके व्हेन आई एम 34 राइट नाउ आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग हाउ आई फेल्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हाट द ट्रॉमा. जब आपको और क्लियर पिक्चर मिलना शुरू हो जाती है फिर आप और ज्यादा कंफ्यूज होना शुरू होते हैं लाइफ. ये भी एक अलग डायलेमा है बाय द वे. The more you know, the less you know. The more the more problematic it is. तो अब आई डोंट नो वेयर दैट फाइट इज कमिंग फ्रॉम. लेकिन अब इतना लड़ लिया है, अब 140-50 लोग एम्प्लॉय किए हुए हैं, इतने स्टोर्स हैं, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, इतना कुछ पाइपलाइन में है कि आई डोंट हैव एन ऑप्शन टू क्विट. पहली तो बात ये. दूसरी बात आई डोंट वांट टू क्विट. तीसरी बात ये आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई हैव टू डू एंड आई विल मेक इट हैपन नो मैटर व्हाट हैपेंस. इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाए कोई नहीं हो जाए, वो भी अगला स्टेप सोच के रखा हुआ है कि क्या करना है. तो क्विटिंग की तो ऑप्शन है ही नहीं, तो होनी भी नहीं चाहिए मेरा ख्याल है. और वो इंशाल्लाह आई मेक श्योर के it happens. इंशाल्लाह. नहीं यार, the mental sort of side of things is very important. और अच्छी बात है कि आप में वो fortitude है. मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि कहते हैं this is very insightful. एक बस आखिरी सवाल है मेरा and it's very unrelated to everything we were talking about. यार जो बंदा जिम जाता है ना बॉडी वगैरह, मैंने एक बात नोटिस की, सब सिगरेट पीते हैं. ठीक है, मतलब मैं भी सिगरेट पीता हूँ. लेकिन सिगरेट एक चीज़ है जो नहीं छोड़ती. बाकी यू नो दिल बाकी सारी, मतलब जरा अभी कॉफ़ी पी रहे हैं थोड़ी भी ब्लैक, मैंने नोटिस कि दूध नहीं होगा. बहुत सारी चीज़ें दे गेट अराउंड टू. व्हाई इज स्मोकिंग द वन थिंग जहाँ पे हम थोड़े पास जाते हैं? सिगरेट छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है. और बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं जिनको बड़ा कुछ पता है, उनकी वाइस है. ठीक है, मैंने बड़ा कोशिश किया सिगरेट, और मैं छोड़ देता हूँ 6 महीने के लिए छोड़ता हूँ, साल के लिए छोड़ देता हूँ, और मैं सुकून में आ जाता हूँ छोड़ने के बाद. लेकिन फिर वापस आ जाता है 1-2 महीने के लिए, फिर मैं छोड़ता हूँ. और ये मेरे साथ पिछले 5 साल से 6 साल से हो रहा है कि मैं 6-8 महीने छोड़ता हूँ, फिर आता हूँ, पीता हूँ, फिर छोड़. इट्स वेरी एडिक्टिव. इट्स एज सिंपल एज दैट. निकोटीन इज वेरी एडिक्टिव. ड्रग्स तो एडिक्टिव होते हैं, अल्कोहल भी एडिक्टिव होती है, चीज़ें. लेकिन सिगरेट मैं कहता हूँ, मैं सबको ये कहता हूँ, जितनी ये एडिक्टिव चीज़ है ना मैंने जिंदगी में नहीं देखी. और पता क्या, ईजी भी है ना. मैं जाऊँगा, लूँगा, पीऊँगा, लाइट कर लूँगा, हल्की सी टेंशन आई, हल्की सी स्ट्रगल आई, किसी को यार सिगरेट के ऊपर. और एक और चीज़ मैंने नोट किया, जब हम सिगरेट लगाते हैं ना तो हम अपने आप को पता है कहते हैं कि ये जो 2 मिनट है ना ये मेरे लिए है. और इस 2 मिनट में मैं कोई टेंशन नहीं लूँगा. दिस इज only about me. Relaxation. I feel like that feeling is more addictive than nicotine. वैसे बड़ी अच्छी बात है आपने की. Actually, now that I think about it. खैर, चलिए sir, thank you so much for being on the podcast. This was a lot of fun. Thank you guys for watching. If you like the content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.